हमारा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है? और वो जो भी हम एग्रीकल्चर इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या-क्या न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई है, उसकी स्टडी हमको इसमें करना है। अभी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट मतलब क्या-क्या हो सकता है आपके हिसाब से? क्या पता है आपको एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में? एग्री हार्वेस्टर ओके, अगेन और क्या होता है? हार्वेस्टर होता है और अभी नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आई है ना एग्रीकल्चर में, हार्वेस्टर तो आया हुआ है, उसके साथ-साथ यू आर नॉट बिलॉन्ग फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड? कोई बिलॉन्ग करता है किसी का खेत होगा घर में, कोई खेती से बिलॉन्ग करता होगा, किसी के मम्मी-पापा खेती करते होंगे, ऐसा कुछ है यहाँ पे? ओके, करते नहीं, चलो। तो पता तो है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पहले के ज़माने में देखा होगा, हम लोग फव्वारनी पता है आपको फव्वारनी करते थे हम लोग? जो वो क्या करते थे जो भी जो भी फार्मर है वो क्या करते हो पंप को अपने पीठ पे लगा के बाय लैटरल मूवमेंट ऑफ द हैंड से वो जो उसका एक लीवर रहता था उसको अप डाउन करके वो फार्मिंग करता था पहले के इसमें, बराबर है? नाउ अभी क्या हो रहा है उसमें हमने सोलर ऑपरेटेड मोटर लगा दी। उसके पहले पेट्रोल मोटर लगाई थी। पेट्रोल मोटर मतलब वो बस आप लगा दो पेट्रोल के वजह से मोटर रन करेगी और ऑटोमेटिकली फार्मिंग करेगा। अभी उसमें भी एडवांसमेंट क्या हो गया कि अभी सोलर ऑपरेटेड आ गया। मतलब वो जो मोटर है सोलर के ऊपर से मोटर रन होगी। मतलब हमको ना कोई एक्स्ट्रा पेट्रोल देने की ज़रूरत है, ना एक्स्ट्रा डीज़ल उसमें डालने की ज़रूरत है और उसके हिसाब से वो पंप ऑटोमेटिकली पावर नहीं करेगा। उस अभी तो हमको अपने पीठ पे लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी मशीन बना दी हमने कि एक लाइन में हम उसको चलाएँगे तो वो ऑटोमेटिक एट अ टाइम 4 रोज़ ऑफ द क्रॉप मतलब जो क्रॉप है हम उसको रोज़ में लगाते हैं, बराबर है? एक लाइन में लगाते हैं अपन, तो एक उसके बीच में से अगर हमने चलाया तो इधर के 4 लाइन और इसकी 4 लाइन मतलब 8 रोज़ एट अ टाइम हम मतलब उसमें स्प्रे कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र्स को स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह की भी एडवांसमेंट अभी हुई है इन द प्रेज़ेंट जनरेशन, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें हमको पता रहना चाहिए कि क्या हमारे पास एडवांसमेंट है। तो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और क्या पहले की क्या हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी थी और अभी क्या है? उसके बारे में टोटल इसमें हमारा डिस्क्रिप्शन है यूनिट नंबर 5 पे। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ यूनिक इन कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिया में हम बहुत यूनिक वे से एग्रीकल्चर करते हैं where over 250 different crops are cultivated in the varied agroclimate regions हमारे इधर नियर अबाउट 250 डिफरेंट क्रॉप्स 250 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को हम कल्टीवेट करते हैं और वो भी अलग-अलग टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशन में unlike 25 to 30% crop grow in many of the developed nations of the world. Moreover, the use of the various source of power from the humble developed nation to the arm of the farmer to mightiest tractor is a एक मिनट एजुकेशन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ट्रैक्टर इन द वर्ल्ड मतलब हमारे इधर सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं मतलब फॉर फार्म वी यूज द ट्रैक्टर और इंडिया एक ऐसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ट्रैक्टर का इन द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही ऐसे एक है जो सबसे ज्यादा ट्रैक्टर्स प्रोड्यूस करता है क्योंकि इतने ज्यादा हमारे इधर कल्टीवेशन और इतने ज्यादा फार्मर्स हमारे इधर है the quantum of research outlet for the farming sector is a merge about 0.86% of the GDP as against the 2.3% developed world मतलब हमारा जो फार्मिंग सेक्टर है वो पूरे वर्ल्ड की जो जीडीपी होती है उसके 0.86% वो कवर करता है जो सबसे बड़ी बात है In spite of the disparity, India has emerged in a net export of food grains. और हम अच्छे फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट नहीं इंपोर्ट मतलब लाना और एक्सपोर्ट मतलब देना हम लोग सबसे ज्यादा फूड कॉटन को एक्सपोर्ट करते हैं शुगर को एक्सपोर्ट करते हैं हमारे इधर के जो मसालेज होते हैं है ना मसालेज को हम भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इंडिया इज वन ऑफ द फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करने में भी सबसे आगे है and continue to forge ahead in the adoption and indigenization of many of the advanced technology developed elsewhere in the world मतलब जो भी नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है वर्ल्ड में उसको भी हम क्या करते हैं अडॉप्ट करते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हैं in 1951 when the country was in the formative years after the century of the colonial rule there were only
8,635 tractors in use and all of them were imported. मतलब जब हम 1951 की बात करेंगे, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंडियन एग्रीकल्चर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 1951 में, मतलब 1951 में हम हमारे देश में टोटल हम 8,635, मतलब 8,635 ट्रैक्टर यूज करते थे फार्मिंग करने के लिए, और वो सभी ट्रैक्टर्स हम बाहर से लेते थे, इंपोर्टेड करते थे, मतलब बाहर से बुलाते थे, हमारे देश में नहीं होता था। और अभी हमारे देश में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर प्रोडक्शन करने वाली कंपनी हमारे देश में महिंद्रा एंड महिंद्रा, जॉन डियर, आपने सुना होगा। तो ये सभी कंपनीज अभी हमारे देश में जो अभी इंपोर्ट करते हैं, हम लोग दूसरी तरफ अभी एक्सपोर्ट करते हैं। The production of the tractor commenced during the 1961 and 62, turning out of the 880 of them. The figure was pick up to over 2,000, 2,60,000 in 1919 and 2000. मतलब 2000 में 2,62,000 इतने हमने ट्रैक्टर यूज करने लगे। The sale of tractor in 2003 and 4 was 1,72,000. 2003 और 4 में वही ट्रैक्टर का सेल एक साल का कितना हो गया? 1,72,000 ट्रैक्टर हमने सेल किए पूरे इंडिया में। The quantum of power available for the farming sector rose from 45.29 million kilowatt in 1971 to 1972 to over 170 million. मतलब हमने जो सेक्टर जो कवर किया फार्मिंग का, पहले हमारे पास 45 मिलियन इतना ही हम सेक्टर कवर था, बट अभी 170 मिलियन किलोवाट इतना सेक्टर हम कवर करते हैं। तो ये उसके बारे में हिस्ट्री दिया हुआ है, मतलब इंडियन हिस्ट्री, मतलब व्हाट आर द एग्रीकल्चर हिस्ट्री ऑफ द इंडियन। मतलब अभी आपको इससे एक नॉलेज ये आएगा कि हमारा इंडिया में कितने टाइप के क्रॉप्स डेवलप होते हैं। तो 250 टाइप्स के क्रॉप्स डेवलप होते हैं, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में सिर्फ 20 to 35 टाइप्स के क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। कुछ डेवलप कंट्री जैसे अमेरिका, यूएसए, इसमें कुछ 20 to 35 के क्रॉप को डेवलप कर सकते हैं, पर इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पे 250 टाइप्स के क्रॉप हम डेवलप करते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट नॉलेज यहाँ से आपको ये आता है कि हमारा इंडिया 0.86% ऑफ द जीडीपी का इतना फार्मिंग पे डिपेंड करता है। पूरे इंडिया का जीडीपी 0.86% इन द वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। थर्ड ये बात है कि हमारे पास जैसे 1951 की बात करेंगे तो हमारे पास कोई भी एक ट्रैक्टर कंपनी नहीं थी। कोई भी हम ट्रैक्टर मेनली 8,000 या 600 समथिंग हम लोग ट्रैक्टर यूटिलाइज करते थे, वो भी सब इम्पोर्टेड किए हुए। बट अभी डे बाय डे हम ट्रैक्टर को बनाने भी लग गए और एक्सपोर्ट भी करने लग गए, और हमारी डिमांड भी बढ़ गई। मतलब इसका मतलब है हमारा फार्मिंग एरिया भी बढ़ गया। उसके बारे में उसने यहाँ पे टोटल डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। इट ऑल्सो सीन दैट द एडॉप्शन ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल पावर was higher for stationary application than for transaction required for field operation. अभी आपने एक बात इससे भी ये भी नोटिस की होगी, आप अभी आपके घर में खेत है तो आप देख रहे होंगे पहले के जमाने में हम मतलब यहाँ से 6-7 साल पहले की बात करेंगे या फिर 10 साल पहले की बात करेंगे, हम लोग हमारे खेत में खेती करना है तो हम लोग बैल जोड़ी लेके है ना, बुलक कार्ड बैल जोड़ी लेके हम काम करते थे। बैल के हेल्प से हम खेती करते थे। बट नाउ इन प्रेजेंट हम क्या करते हैं, सभी चीजें ट्रैक्टर के हेल्प से करते हैं। मतलब हमको वहाँ पे सीड को ग्रो करना है ना, सोइंग करना है, तो ये सब चीजें हम कल्टीवेशन करना है, तो ये सब चीजें अभी हम ट्रैक्टर से करते हैं। पहले के जमाने में क्या था, हम ये सभी चीजें हम किसके ऊपर डिपेंड करते थे? बुलक कार्ड, बुल के ऊपर हम डिपेंड करते थे, है ना। तो ये सभी चीजें अभी हमारे क्या है, डेवलप हो गई है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट फार्मिंग जो इंटेंसिटी है वो पंजाब की है। पंजाब में सबसे ज्यादा मतलब फार्मिंग की जाती है इन द होल कंट्री, इन होल इंडिया। तो उसी के बारे में यहाँ पे सब दिया हुआ है। द एक्सटेंट ऑफ द एरिया अंडर द कमांड ऑफ द ड्राफ्ट एनिमल इज अबाउट 57%. The need to achieve the timelessness of field operation and effective utilization of input has resulted in the development of appropriate machinery, which also reduce the brigadier traditional tools and implements such as bullock operated country plug. Okay, तो उसके बारे में उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है उसने, इरिगेशन कैसे होता है। तो ये एक जनरल व्यू है, ब्रीफ हिस्ट्री है, तो ये इतना अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं। जो मेन देखो इतनी बड़ी है, क्या क्या नए मैकेनिज्म है हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा ब्रीफ में नोट्स है। अभी नीड ऑफ फार्म मैकेनिज्म हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्या फार्म मैकेनिज्म की गरज क्यों पड़ी, वाई वी नीड द मैकेनिज्म इन द फार्मिंग।
The agriculture and allied sector continue to be significant for the inclusive and sustainable growth of the Indian economy. जैसे हमने बोला कि ये जो एग्रीकल्चर है, ये क्या है, तो इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ करने के लिए एक सस्टेनेबल फैक्टर है। मतलब इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, मतलब वो किससे रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। क्योंकि अभी आप प्रेज़ेंट में भी आप सिनेरियो देख रहे हो। जैसे कोविड की सिचुएशन जब से आई, सब सब बिज़नेसेस क्या हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। ओनली द वन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ ओनली इज़ दैट सपोर्ट द इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ़ हमारे फार्मर लोग ही उसमें काम कर रहे हैं। उनका ही एक ऐसा बिज़नेस है, जो कंटिन्यू चल रहा है। उनकी एक ऐसी इंडस्ट्री है, जो कंटिन्यू रन कर रही है, फार्मिंग इंडस्ट्री। बट बाकी सभी इंडस्ट्रीज़ को ताले लगे हुए हैं। क्यों? बिकॉज़ दैट इंडस्ट्री कैन बी वर्क एंड कैन बी ग्रो द इंडिया। इसलिए वो एक एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ करने वाला फैक्टर है। इस और उसको बढ़ाना है तो हमको मैकेनिज़्म्स यूज़ करने पड़ेंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा फार्म का। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंडिया ऑटोमैटिकली ग्रो करने लगेगा, इसलिए हमको उसको पढ़ना है। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर नॉट ओनली इंश्योर द फूड सिक्योरिटी but also provides employment for the substantial volume of the population। अभी ये जो इंडियन एग्रीकल्चर है, ये सिर्फ फूड सिक्योरिटी नहीं देता, मतलब सिर्फ फूड ही प्रोड्यूस नहीं करता, साथ साथ में फूड प्रोडक्शन के साथ साथ में ये क्या कर रहा है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन को मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन को क्या दे रहा है, जॉब दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। मतलब आप देख रहे हो हमारे खेत में जो भी वर्कर्स हम बुलाते हैं, कॉटन निकालना है उसके लिए वर्कर्स लगते हैं हमारे इधर। बाकी हर चीज़ों के लिए कटाई करना है, उसके लिए भी हम वर्कर्स लगाते हैं, तो वो क्या कर रहा है ऑटोमैटिकली हम साथ-साथ में क्या कर रहे हैं, उनको खेत में बुला के उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, जॉब भी दे रहे हैं, उनको पैसे भी दे रहे हैं। तो इंडियन एग्रीकल्चरल्स एक ऐसा ऐसा एरिया है जहाँ पे हम फूड सिक्योरिटी नहीं है, तो साथ-साथ में हम एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को देते हैं। Though agriculture contribute only 17.4 of the country gross value added for the year 16-17, ईयर्स 2016 और 17 में उसने कितना ग्रॉस वैल्यू ऐड किया एग्रीकल्चर ने, सिर्फ 17.4 इतना उसका कंट्रीब्यूशन है। एंड स्टिल इट इज अ ड्राइवर ऑफ फॉर डिमांड क्रिएशन का ये एग्रीकल्चर क्या है, ड्राइवर भी है, मतलब चलाने वाला भी है। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन फ्लक्चुएटिंग। ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, फ्लक्चुएटिंग है, स्टेडी नहीं है। इट इंक्रीज फ्रॉम -0.2% टू 6.3%। इसका ग्रोथ -0.2% से 6.3% इतना बढ़ गया। एंड देन डिक्लाइन टू 2.9 इन द 18-19। फार्मर इनकम हैज नॉट बीन एबल टू कीप पेस सच एज टू क्रिएट टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इंक्लूडिंग दैट ऑफ राइजिंग लेबर वेजेस। अभी क्या हो रहा है कि ये जो फार्मर का जो ये जो हो रहा है, मतलब फार्मर जो भी क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो उसका उसका जो बेनिफिट है वो कम हो रहा है। फार्मर वो तो प्रोडक्शन करते जा रहा है, बट उसका बेनिफिट क्यों कम हो रहा है, बिकॉज उसको मैक्सिमम लेबर कॉस्टिंग बढ़ गई है, लेबर के वेजेस बढ़ गए, तो उसको जो प्रॉफिट होता है वो कम होता है। हेंस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस ऑफ लेबर सस्टेनिंग फार्म एग्रीकल्चर मशीनिंग। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमको कोई चीज पेरनी करना है, मतलब बोइंग करना है, सीड्स बोइंग बोलते हैं उसको, पेरनी करना, तो हमको उसके लिए हमको कम से कम एक सपोज मेरे पास 10 एकड़ खेत है, तो 10 एकड़ खेत के लिए मेरे को कम से कम 50 से 60 वर्कर काम करेंगे मेरे यहाँ पे, 50 वर्कर काम करेंगे मेरे यहाँ पे, वो भी कम से कम 15 से 20 दिन के लिए, तब जाके मेरा वो 10 एकड़ का खेत मैं उसमें कुछ भी लगा सकता हूँ, मतलब कॉटन सीड को बो कर सकता हूँ, या भी कुछ भी मैं या फिर मैं सोयाबीन को लगा सकता हूँ, कुछ भी मैं लगा सकता हूँ। बट इसके लिए क्या हो रहा है, इतने 50 वर्कर अगर 15 दिन के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरा वेजेस भी बहुत ज़्यादा जा रहा है, मेरे को उनको पैसे भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ये चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मशीनरीज़ लाई गई, क्योंकि मशीनरीज़ क्या कर रहा है, वो जो जो 15 दिन का काम है, वो सिर्फ़ मशीनरी कैन बी डन इन अ 1 एंड 2 डेज़ ओनली, 2 या 3 डेज़, 3 के ऊपर नहीं, 3 दिन उनको लगेंगे। मतलब इसका इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो कॉस्टिंग जा रहा था, वो कॉस्टिंग क्या होगा, कम होगा। इसलिए वहाँ पे बोला है देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर लेबर सब्स्टिट्यूटिंग फार्म एग्रीकल्चरल मशीनरी। लेबर को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमने क्या लाया है, तो एग्रीकल्चरल मशीनरी लाया है। इसलिए हमको एग्रीकल्चरल मैकेनिज्म पढ़ना है। Parallelly, it is also important to note that several activities are highly time-bound and unless executed as per the schedule, the farmer is likely to suffer loss। कुछ-कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है कि एक टाइम बाउंड में होती है, उतने टाइम में होनी चाहिए, ठीक है? और वो टाइम बाउंड में अगर वो हुआ नहीं, तो हमारा क्या होता है, फार्मर लोगों को क्या होता है, लॉस होता है।
तो टाइम बॉन्ड के लिए हमको उतने वर्कर लगाना पड़ता है, बहुत जल्दी काम होना चाहिए, 10 दिन में होना चाहिए, इसलिए वो टाइम बॉन्ड को भी ओवरकम करने के लिए हमको एग्रीकल्चर मशीनरीज़ की तरफ बढ़ना है। एग्रीकल्चर मशीनरीज़ वो टाइम बॉन्ड में ही काम करके देंगी। जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे को कुछ खेती करना है, मेरे को सपोज़ कॉटन लगाना है हमारे मेरे खेत में, तो मेरे को लिए 50 वर्कर 10 एकड़ का खेत है, 50 वर्कर मेरे पास 15 दिन के लिए वर्क कर रहा है। पर मैं अगर मशीनरीज़ की हेल्प से उनकी मतलब खेती करता हूँ, तो ओनली आई रिक्वायर द 3 डेज़ मतलब जो टाइम बॉन्ड है, वो भी कम हो गया। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इज़ एन एप्रोप्रिएट आंसर टू सच अ चैलेंजेस। ये जो प्रॉब्लम आ रहे थे, मतलब लेबर्स कॉस्टिंग बढ़ने का, टाइम बॉन्ड का, ये सब जो चैलेंजेस एक फार्मर के आगे है, इस सबको एक उसको एक अच्छा आंसर, एक एप्रोप्रिएट आंसर कोई दे रहा है, तो वो कौन दे रहा है? तो एग्रीकल्चर मैकेनिज़्म। The agriculture mechanism is an appropriate answer to the such challenges. Farm mechanism more appropriately agriculture mechanism will also let off the wage labor as also the farmer of the involved in the manual operation beside enhancing the manpower productivity since skill are integral to machine based operations मतलब हम क्या कर रहे हैं कि in that मैक्सिमम जो भी मैन से उसको रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग मशीन से तो जो भी मशीन मैन वहाँ पे वर्क कर रहा है वो जो भी मतलब फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर चलाने के लिए हमको 10 लोग तो नहीं लगेंगे, एक ही आदमी लगेगा। तो वो जो एक आदमी वो अपने इफेक्टिव से काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा टाइम बॉन्ड भी कम हो रहा है, सब चीज़ें हमारी कवर हो रही है, लेबर कॉस्टिंग हमारी कम हो रही है। तो ये सब चीज़ें उसमें आती है एग्रीकल्चरल मैकेनिज्म में। दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी एग्रीकल्चरल मैकेनिज्म। ये सब चैलेंजेस है। इसलिए मैंने सबसे पहले क्वेश्चन ये किया था कि आप में से कितने लोग खेती करते हैं? आपको पता है कि क्या चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं? तो ये सब चीज़ें उसमें आती है। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या आप बता रहा हूँ? हुँ। सो इसमें ये सब चीज़ें ऐड होती है मतलब जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं फार्मर्स, उनको ओवरकम करना है। उनके जो भी ज़्यादा कॉस्टिंग लग रही है या फिर जो भी चीज़ें लग रही है उसको ओवरकम करना है तो वी नीड टू मूव ऑन टू द एग्रीकल्चर मैकेनिज़्म और इसलिए हमको एग्रीकल्चर के मशीनाइज़ेशन पे जाना पड़ेगा। अभी आप देख रहे होंगे अभी वो बड़ा हार्वेस्टर एक मशीन आती है। एक ही मशीन सोयाबीन को कट करना है या फिर धान को कट करना है या फिर गेहूँ निकालना है, तो एक ही मशीन बड़ा हार्वेस्टिंग मशीन आती है, वो एक ही टाइम में वो एक ही चीज़ खत्म कर देता है। जिसके लिए हमको 100 वर्कर लग रहे थे, वो एक ही मशीन काम कर रही है 2, 3, 4, 5 दिनों में। तो वो क्या कर रहा है, हमारा कॉस्ट टाइमिंग भी कम कर रहा है, साथ में हमारी कॉस्टिंग भी रिड्यूस कर रहा है। Mechanization also help in animal husbandry, drying and fisheries farms. Mechanization not only provide the optimal utilization of resources, land, labor, water, but help the farmer to save valuable time and also reduce the drudgery. The judicious use of the time and labor and resources facilitate sustainable intensification and timely planning of the crops leading to the increase the productivity. मतलब ये mechanism से क्या हो रहा है नॉट ओनली हम अ, मतलब क्रॉप की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो हम एनिमल हस्बेंड्री की तरफ हम ध्यान दे पा रहे हैं। हमारे पास मतलब पहले फार्मर सिर्फ खेती में ही उसका टाइम पूरा खेती में ही जाता था, बट अभी मैकेनिज्म की वजह से वो क्या कर रहा है, उसका टाइम बच रहा है, टाइम बॉन्ड कम हो रहा है। तो उसकी वजह से वो दूसरे तरफ भी मतलब एक जोड़-धंधा जो अपन मानते हैं, पोल्ट्री फार्म, गोट फार्म, ये तरफ भी वो क्या हो रहा है अभी मूव ऑन कर रहा है क्योंकि उसके पास अभी टाइम है। पहले टाइम नहीं था, पहले टाइम इसलिए नहीं था क्योंकि लेबर के थ्रू उसको काम करके लेना था, तो उसको वहाँ पे खड़ा रहना था। अभी मशीनरीज़ काम कर रही है लेबर की जगह, तो वो कम जिस जिस टाइम को 1 मंथ लगने वाला था, वो टाइम अभी कितने में हो रहा है, 2 या 4 दिन में हो रहा है। तो वो जो टाइम बच रहा है, उस टाइम का यूटिलाइज़ेशन वो कर रहा है, लैंड का यूटिलाइज़ कर रहा है, लेबर का यूटिलाइज़ कर रहा है, जो भी वाटर है उसका यूटिलाइज़ कर रहा है। ये सब चीज़ें क्या कर रहे हैं कि एनिमल हस्बेंड्री की तरफ बढ़ रहा है, मतलब पशुपालन की तरफ वो बढ़ रहा है। ये सब चीज़ें क्या कर रहा है कि जो भी लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी जो भी फार्मर है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। प्रोडक्टिविटी मतलब साथ-साथ में क्रॉपिंग के साथ-साथ में अदर भी बिज़नेसेस उसको हेल्प कर रहे हैं फॉर ग्रोइंग, उसको पैसा बढ़ाने के लिए। लोग क्या कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे अभी जो भी स्मार्ट फार्मर जिसका अच्छा अच्छा खेत है, अच्छा फार्म है, ज़्यादा बड़ा है, 10 एकड़, 5 एकड़ के ऊपर जिसका फार्म है, वो साथ-साथ में फार्मिंग के साथ-साथ भी अदर अदर बिज़नेसेस डाल रहा है। उसमें उसमें फिशरी प्लांट डाल रहा है ना? मत्स्य उत्पादन केंद्र जो फिशनरी प्लांट बोलते हैं। देन उसके बाद ये डाल रहा है गोट फार्म डाल रहा है, पोल्ट्री फार्म डाल रहा है, ये सब चीज़ें उसमें वो डाल रहा है। मतलब ये सब चीज़ें उसके साथ-साथ वो कर रहा है, जिसकी वजह से उसका बिज़नेस बढ़ रहा है और उसका इनकम भी बढ़ रहा है। ठीक है?
Though the level of the farm mechanism in India stands at the about 40 to 45%, with the states such as UP, Haryana, Punjab having very high mechanization level. मतलब यूपी, हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा मशीनरी से काम होता है, बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैविंग निग्लिजिबल मैकेनाइजेशन। पर ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है यहाँ पे ये जो मैकेनाइजेशन बहुत कम है, वहाँ पे बहुत कम लोग मशीन यूज करते हैं। दिस लेवल ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन इज स्टिल लो एज कम्पेयर टू द कंट्रीज सच एज यूएस। 95 जैसे ये जो हमारा जो मैकेनिज्म हम अपनी इंडिया की कंट्री में यूज कर रहे हैं, ये अभी अभी हम पीछे है, बिकॉज इन द अदर फॉरेन कंट्रीज लाइक यूएसए 95% जो उसका खेत होता है वो 95% वो मशीन पे होता है। ब्राजील 75% मैकेनिज्म यूज करता है और चाइना 57% यूज करता है, जबकि हमारे इंडिया में 40 टू 45% ही हम यूज करते हैं, वो भी कुछ स्टेट में। मतलब यूपी, पंजाब और हरियाणा ये स्टेट उसको यूज कर रहे हैं मैकेनाइजेशन को भी सिर्फ 40 टू 45%। नॉट अदर स्टेट नॉट यूटिलाइज अप टू दैट परसेंटेज लेवल। और बाकी अगर पूरे देश की बात करेंगे अदर देन इंडिया, तो यूएस में देखोगे तो 95% मशीनरीज पे काम हो रहा है खेती खेत का। ब्राजील में 75% लोग 75 पूरा 75% जो भी फार्म्स है वो सब मशीन बेस्ड है। चाइना में 57% है। मीन्स हम कितने पीछे अब इससे ये जो हमारा इंफॉर्मेशन है, इससे आप पता कर सकते हो कि हम कितने पीछे चल रहे हैं अभी भी। 40 टू 45%, वो भी 45% कहाँ पे है? सिर्फ 3 स्टेट में, यूपी, हरियाणा और पंजाब। यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये यही दो तीन तीन ऐसे स्टेट है जहाँ पे हम 40 टू 45% मैकेनिज्म यूज करते हैं फॉर फार्मिंग के लिए। मतलब अभी मैकेनिज्म यूज करना मतलब अभी मैंने बताया आपको, उसको कल्टीवेट करने से लेकर उसकी क्रॉप कटिंग तक सभी मशीन से होता है। ठीक है, तो वो जो मैकेनिज्म यूटिलाइज करने का जो परसेंटेज है हमारे पूरे इंडिया में सिर्फ 3 ही स्टेट, मतलब उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, यहाँ पे होता है। जैसे हमारा महाराष्ट्र हो गया, आप इन नॉर्थ ईस्टर्न में पीछे में जाओगे, नीचे में कर्नाटक, बैंगलोर की तरफ जाओगे, तो वो लोग तो ज्यादा यूटिलाइज ही नहीं करते। मतलब इसलिए हमारा ग्रोथ 40 टू 45% भी नहीं बोल सकते, ये सिर्फ 3 स्टेट का कॉन्ट्रीब्यूशन उसने बताया। बट अगर आप बाहर की कंट्रीज की बात करें तो यूएस में 95%, मतलब 100 में से 95% पूरा यूएस, यूनाइटेड स्टेट मैकेनिज्म पे बेस करता है। पूरा मशीनरीज पे उसका ऊपर खेती करते हो लोग। ब्राजील 75% उसका परसेंटेज। चाइना इवन अपने जो बाजू में है, जो अपना नेबर है चाइना, इट ऑल्सो 57% वर्क कर रहा है। टोटल चाइना की बात कर रहा हूँ, इंडिया का टोटल परसेंटेज नहीं है, ये सिर्फ 3 स्टेट का परसेंटेज है। सो इससे आप देख सकते हो कि हम कितने अभी भी हम कितने पीछे चल रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। While the level of mechanization lags behind other developed countries, it has seen as average agriculture growth rate is 3.56 through the last decade। मतलब पूरे लास्ट डिकेट में, मतलब पिछले 10 साल में हमारा जो एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो सिर्फ 3.56% ही है इन द इंटरनेशनल लेवल। ये इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, मतलब पूरे अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारी जो ग्रोथ हो रही है एग्रीकल्चर में लास्ट डिकेड का मतलब होता है इन 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स में हम 3.56% ही ग्रोथ कर पा रहे हैं इन द इंटरनेशनल लेवल अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में। According to the economic survey, farm mechanism and crop productivity has a direct correlation as a farm mechanism save times। देखो, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो फार्म मैकेनिज्म और क्रॉप प्रोडक्टिविटी, इसका क्या एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। जितना ज्यादा हम फार्म मैकेनिज्म यूज करोगे उतना ज्यादा आपको क्रॉप प्रोडक्टिविटी मिलेगी। मतलब जितने ज्यादा नई टेक्नोलॉजीज आप यूज करोगे उसके ज्यादा ज्यादा आपको क्या होगा, प्रोडक्टिविटी आपको अवेलेबल होगी। अभी नए टेक्नोलॉजीज में क्या आता है, तो नए टेक्नोलॉजी में सब आता है, वाटर अवेलेबिलिटी से लेकर, मतलब वो ठिबक सिंचन हम लोग यूज करते हैं। ठिबक सिंचन आपको पता होगा, उसका नाम ही ठिबक सिंचन है। जो ऐसा हम फार्म में लगाते हैं और वो बारिश की जैसी फौरनी करते हैं पानी की, दैट्स कॉल्ड ठिबक सिंचन। तो ये मतलब पानी, मतलब प्रॉपर टाइम में पानी मिलना चाहिए खेतों को। ये सब किसके ऊपर बेस करेगा? ये सब मशीनरीज के ऊपर बेस करता है। इसलिए उसने बोला है कि जो भी जितने ज्यादा मैकेनिज्म हम यूज करेंगे उतना ज्यादा क्रॉप प्रोडक्टिविटी होगा, और उतना ही वही एक रिलेशन, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। फार्म मैकेनिज्म यूज करने का फायदा क्या है? ये टाइम को बचाता है, टाइम बचता है, लेबर कॉस्टिंग बचता है, रिड्यूस द डेग्रेडरी जो लॉसेस हो रहे हैं उसको बचता है, कट डाउन प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम करता है। एंड इन द लॉन्ग रन, लंबे टाइम के लिए, रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस है उसको भी कम करता है। बूस्ट द क्रॉप आउटपुट फ्रॉम इनकम।
और क्रॉप का आउटपुट भी बढ़ाता है और फार्म का इनकम भी बढ़ता है। मतलब जो जो इनकम प्रोड्यूस हो रहा था, जो एक फार्मर को जो इनकम मिलने वाला था, वो भी बढ़ता है, अगर आप मैकेनिज़म्स यूज़ करोगे तो। यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स हैज़ पोटेंशियल टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी अप टू द 30%। मतलब अगर आप ऑटोमैटिक जो भी मशीन्स है, उसका यूटिलाइज़ेशन करना स्टार्ट करोगे तो 30% तक आपका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द कल्टीवेशन अप टू द 20%। अभी आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है और आप साथ-साथ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बट आपकी जो कल्टीवेशन कॉस्ट है वो कम हो रही है। 20% तक हम कल्टीवेशन कॉस्ट को कम कर सकते हैं। मतलब एक 5 एकड़ की खेत करने के लिए अगर हमको अभी अगर हम मैन्युअली कर रहे हैं और हमको 10 लाख रुपए लग रहे हैं, तो उसका 20% कम कर लो 10 लाख का। मतलब ओनली 8 लैक्स भी रिक्वायर्ड। मतलब हम क्या कर रहे हैं, 2 लाख रुपए हम बचा रहे हैं। ठीक है? तो इस तरह से वो मतलब मैकेनिज़्म यूज़ करोगे तो आपको फ़ायदा है। At present, India farmer are adopting the farm mechanism at a faster rate in the comparison to recent past। अभी प्रेजेंटली हम इंडियन इंडियन जो फार्मर्स है, मतलब हमारे जो अभी शेतकरी लोग हैं, अभी उसको एडॉप्ट करना सीख रहे हैं। अभी हम लोग देखो, मैक्सिमम लोगों के पास अभी ट्रैक्टर अवेलेबल है। आप अगर कोई गांव से बिलोंग करते हो तो आपको दिख रहा होगा, पहले गांव में बहुत ज्यादा बैल जोड़ी होती थी। अभी बैल जोड़ी की जगह ट्रैक्टर ने लेने लगी है, क्योंकि अभी इंडियन फार्मर भी अभी स्मार्ट होने लगा है। अभी उसको धीरे धीरे समझने लगा है कि नहीं, मैकेनिज्म यूज करोगे तो ही फायदा है। तो उसकी तरफ वो बढ़ रहा है। और एज कम्पेयर टू रिसेंट पास्ट, मतलब लास्ट 10 ईयर्स के कंपेरिजन में अभी के जो फार्मर्स है, अभी के फार्मर्स मतलब जो हमारा यूथ है, अभी उसके हाथ में, जनरेशन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके हाथ में फार्मिंग जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो एग्रीकल्चर जो हमारी स्कूल्स होती है, वहां से कोई एजुकेशन ले रहा है और उसके हेल्प से वो खेती कर रहा है, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो अभी हम उसकी तरफ जा रहे हैं, अभी हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम्म। हाँ। हाँ, तुषार सिंचन, राइट। ठिबक सिंचन बोलते हैं उसको, ठिबक किसको बोलते हैं फिर? अभी तो कैसा है, हाँ, गोल गोल। अभी कैसा है, बेसिकली मैं भी फार्म से बिलोंग नहीं करता, बट मेरे को अभी वो नाम सुना था। हाँ, इसलिए तो पूछा, कोई फार्मर है क्या? क्या बोलते हैं उसको? फ्यूचर बोलते, राइट? हाँ, तुम बोला ना तूने। हाँ, गुड। तो वही मतलब अभी क्या हो रहा है, वो अपन कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, जहाँ पे हमको वाटर की जरूरत पड़ रही है ना? अगर हम जहाँ पे हम पानी नहीं अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुएं कहीं दूसरा, कहीं कहाँ पे कुआं होगा वहां से वो लाते हैं और वैसे पाइपिंग करके उसको लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो फसल है, हमारी जो क्रॉप है, उसको जो वाटर लेवल चाहिए, हम उससे क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं ना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो वैसे ही हम जितना एडॉप्शन करेंगे टेक्नोलॉजी का, अभी आपने ये भी देखा होगा कि जैसे अभी अभी तुम बोल रहे हो कि हम फार्म से बिलोंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ कुछ खेतों में अभी सोलर सोलर पावर से हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर चलाते हैं। वाटर वाटर, है ना? हाँ, वही तो सोलर पैनल, मतलब सोलर पावर जनरेट करते हैं सोलर पैनल से, और उसके हेल्प से चला रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे विलेजेस में जा रहे हो, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं रहती। इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी रेगुलर नहीं रहती, डे डे टाइम में भी कभी कभी कट होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे भी सोलर पावर यूटिलाइज कर रहे हैं, सोलर पैनल लगा रहे हैं, उसके हेल्प से हम मोटर्स को चला रहे हैं और उसके हेल्प से हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं। तो ये इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ऑटोमाइजेशन, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मैकेनाइजेशन। ये भी मैकेनाइजेशन का ही पार्ट है। ठीक है? तो ये ध्यान में रखना। तो अभी आप अगर फार्मर हो, तो आप अपनी खेत का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए देखो क्या-क्या अपन कहाँ पे पीछे है और किस तरह से उसको बूस्ट अप कर सकते हो, तो आप उसकी तरफ जाओगे। ठीक है? तो इसलिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला। अभी आप और कहाँ पे थे अपन? हाँ, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक एस्टीमेट, जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक मतलब पूरे देशों की एक बैंक होती है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। उसका एक एस्टिमेशन है, हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विल बी अर्बन बाय द ईयर 2050। मतलब जो भी हमारा इंडियन पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएंगे, अर्बन हो जाएंगे। अर्बन मतलब क्या होगा, शहरी एरिया में आ जाएंगी 2050 तक। इट इज एस्टिमेट दैट परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर इन टोटल वर्कफोर्स विल बी ड्रॉप टू 25.7%। इसका मतलब है, अगर हमारी इंडियन की पॉपुलेशन अगर 50% से ज्यादा अगर इंडियन पॉपुलेशन अगर अर्बन अगर होगी, मतलब शहरी हो जाएंगी, इसका मतलब क्या हो रहा है, हम एग्रीकल्चर को कम कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर वर्कर इन टोटल वर्कफोर्स में वो 25.7% ड्रॉप होगा। क्योंकि हमारे, और आप भी देख रहे हो
जितने भी छोटे-मोटे गाँव के अभी कोई पढ़े-लिखे लड़के जो अभी निकल रहे हैं, तो मैक्सिमम कोई खेती के लिए तो बहुत कम लोग जाते हैं। सब लोग पढ़ाई करके कुछ ना कुछ जॉब, कुछ ना कुछ बिज़नेस के पीछे लगे होते हैं। तो ऐसा ही चलता रहा, तो जो हमारा सर्वे है वर्ल्ड बैंक का, वो बता रहा है कि 2050 तक हमारे 50% लोग अर्बन हो जाएँगे और हमारा जो इसके लिए जो लेबर जो लग रहा है, अभी अभी वो प्रॉब्लम अभी से हम फेस कर रहे हैं। अभी 2050 की बात नहीं, अगर आप जैसे आप फार्मर से बिलॉन्ग करते हो, तो मैंने बताया, अभी भी आपको वर्कर्स नहीं मिलते काम करने के लिए खेत में। जैसे आपको कॉटन निकालना है, तो कॉटन निकालने के लिए जो वर्कर चाहिए, 50 वर्कर, 30 वर्कर उतने नहीं मिलते, आपको 5-6 वर्कर में काम चलाना पड़ रहा है। एट अ टाइम जब वर्कर की ज़रूरत हमको पड़ती है, तब वो वर्कर अवेलेबल ही नहीं होते। क्योंकि अभी फार्म वर्कर की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है, बिकॉज़ मैक्सिमम लोग क्या हो रहा है, एजुकेटेड हो रहे हैं और वो दे आर मूव ऑन फॉर द जॉब। तो वही उसने बोला है कि 2050 तक जो हमारा वर्कर लेवल जो है, एग्रीकल्चर जो वर्कर है, वो ड्रॉप हो जाएगा 20.5 टू 7% तक। Thus, there is a need to enhance the level of farm mechanism in the country। और इसीलिए अगर हमको वर्कर ही नहीं मिलेंगे तो हमारा काम कैसे होगा? इसीलिए वो वर्कर पे डिपेंडेंट न रहते हमने फार्म मैकेनिज्म का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। मतलब जो नई-नई मशीनरीज़ आ रही है, उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, जिसकी वजह से हमको जो प्रॉब्लम फेस हो रहे थे, वो प्रॉब्लम फेस नहीं होंगे। Thus, there is a need to enhance, एनहांस का मतलब बढ़ाना है। द लेवल ऑफ फार्म मैकेनिज्म इन द कंट्री, अपने देश में फार्म मैकेनिज्म का लेवल बढ़ाना है। Due to the intensive involvement of labor in a different farm operation, the cost of production of mini crop is quite high। अभी ये क्या बोल रहा है कि अगर हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम लेबर, इंटेंसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबर, कुछ-कुछ चीज़ों में लेबर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो जो क्रॉप का प्राइस है वो हाई हो रहा है। अभी आपको पता है कि अगर मेरे को चलो क्या बोलते हैं, चावल की खेती करना है, तो उसको हमको क्या बोलते हैं, उसको परा बोलते हैं, परा लगाना पड़ता है। तो कुछ बाया लगाएँगे उसमें जाके, उसमें मशीनरीज़, अभी मशीनरीज़ आ रही होंगी, आई है, बट तभी भी लोग विद द हेल्प ऑफ लेबर ही वो काम कर रहे हैं। ठीक है? तो वो क्या हो रहा है कि वो जो जो भी वो फार्मर है, उसको उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा देनी पड़ रही है, क्योंकि उसको उसके लोग वहाँ पे लगाना पड़ रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो क्रॉप बनाने की जो मतलब क्रॉप निकालने के लिए जो हमको पैसा लग रहा है, वो क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। इस क्रॉप इज़ क्वाइट हाई, इसलिए बोल रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ मिनी क्रॉप इज़ क्वाइट हाई। Human power availability in agriculture also increased from about 0.043 किलोवाट हैज़ इन 1961। अभी ये पुरानी हिस्ट्री बता रहा है कि पहले कितना यूज़ होता था और अभी एट प्रेज़ेंट 0.077 वो यूज़ हो रहा है। However, as compared to the tractor growth, increase in a human power in agriculture is quite slow। ट्रैक्टर ग्रोथ की वजह से ह्यूमन इंक्रीज इन ह्यूमन पावर ये भी कम हो रहा है। ओवर द ईयर द शिफ्ट हैज बीन टुवर्ड द यूज ऑफ द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ पावर। और अभी हम क्या करेंगे इन द फ्यूचर, हम किसकी तरफ जाएंगे, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर, सोर्स ऑफ पावर की तरफ हम जाएंगे, जो वर्क के लिए हम यूटिलाइज करेंगे। 93% ऑफ फार्म पावर वाज कमिंग फॉर एनिमेटेड सोर्सेस फ्रॉम एनिमेटेड सोर्सेस से मैं 93% ऑफ पावर हम एनिमेटेड सोर्सेस व्हिच हैज रिड्यूस्ड टू अबाउट 20%, 14 एंड 15। मतलब एनिमेटेड सोर्सेस मतलब एनिमल से हम ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं, खेती करने के लिए 93% हम उसका यूटिलाइज़ करते थे। बट अभी वो रिड्यूस हो रहा है। अभी 2014 टू 15 के सर्वे में 10% वो रिड्यूस हो गया, मतलब वो 83 पे आ गया है और अभी 2021 में और वो रिड्यूस हो गया होगा। On the other hand, mechanical and electrical source of power has increased from 7.8% to about 90% during the same period। उसी टाइम में जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ पावर हम यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल सोर्स जो हम यूज कर रहे हैं फॉर कल्टीवेशन, वो भी हमारा बढ़ रहा है, 7% 90% तक वो बढ़ रहा है एट डे बाय डे। एज देयर इज द predominance of small operational holdings in Indian agriculture, it is therefore necessary to consolidate the land holdings to reap the benefits of agriculture mechanism। मतलब हमको लैंड होल्डिंग भी हमारे पास रहनी चाहिए, जिससे हम अपने एग्रीकल्चर मैकेनिज्म्स को बढ़ा सके। तो ये सब चीजें उसमें आ रहा है। अभी आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा। ये चार्ट क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन एंड परसेंटेज ऑफ ऑपरेशन मैकेनाइज्ड, कितने परसेंटेज ऑफ ऑपरेशन हम यूज करते हैं। सॉइल वर्किंग एंड सीड बीड प्रिपरेशन 40% हम अभी मैकेनिज्म यूज करते हैं। सॉइल वर्किंग के लिए, सॉइल वर्किंग मतलब कल्टीवेट करना खेत को, वो क्या बोलते हैं अपन उसको, वखरनी नांगरनी जो है वो। सीडिंग एंड प्लानिंग, सीडिंग एंड प्लांटिंग मतलब बी लगाने के लिए हम 29% अभी तक मैकेनिज्म यूज करते हैं एट प्रेजेंट। प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए 34% हम लोग मैकेनिज्म, अभी प्लांट प्रोटेक्शन मतलब फवारनी करना,
उसके लिए 34% तक मैकेनिज्म अभी हम यूज़ करते हैं। इरिगेशन मतलब पानी डालने के लिए 37% सॉरी प्लांट प्रोडक्शन के लिए 34 और इरिगेशन मतलब पानी, सिंचन करने के लिए 37% तक मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। और हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग करने के लिए मतलब कटाई और निकालने और उसको थ्रेशिंग करके करना मतलब साफ करने के लिए हम 60 टू 70% अभी मैकेनिज्म यूज़ करते हैं फॉर व्हीट और राइस एंड 5% फॉर अदर मतलब व्हीट, गेहूँ और चावल निकालने के लिए हम 60 टू 70% अभी हम मशीन से यूज़ कर रहे हैं, मशीन से निकालते हैं और 5% फॉर अदर अदर क्रॉप्स जो होंगे जैसे अदर क्रॉप में चना आता है ना? ये सब उसमें आ जाएँगे। तो इसका एक टेबुलर फॉर्मेट में उसने दिया है कि कितना परसेंटेज मैकेनिज़्म हम अपने इंडिया में यूज़ करते हैं, स्टेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इन इंडिया, ठीक है? इंडिया में इतना अवेलेबिलिटी अभी फिलहाल है। देन इंट्रोडक्शन टू फार्म मैकेनिज़्म अभी चलो, अभी सर आपने बताया अभी तक कि फार्म मैकेनिज़्म का फ़ायदा ये है, फ़ायदा वो है, लोगों ने फार्म मैकेनिज़्म यूटिलाइज़ करना चाहिए, पर फार्म मैकेनिज़्म होता क्या है? वो भी तो पता रहना चाहिए ना, मतलब क्या-क्या नए टेक्निक्स उसमें आए हैं, वो भी पता रहना चाहिए, नहीं तो फार्म मैकेनिज़्म यूज़ करो, उससे आपका कॉस्टिंग बढ़ेगा, उससे उसके आपसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे आपका इनकम बढ़ेगा, ये सब हम पढ़ रहे हैं अभी, ये 2-3 पेज में हमने वही पढ़ा कि फार्म मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे तो ये होगा, वो होगा, वो होगा। बट एक्चुअली होता क्या है? उसका कैसे उसका वर्किंग है, वो भी तो पता रहना चाहिए, तो इसलिए हम ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फार्म मैकेनिज़्म। तो अभी तक का समझ में आया? हेलो? हाँ, मतलब फार्म मैकेनिज़्म यूज़ करोगे तो क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, ये हमको पता चला। बट अभी उसका एग्ज़ैक्टली क्या-क्या अवेलेबल है, होता क्या है और कैसे उसका यूज़ है, वो अभी हम इसमें पढ़ेंगे। अभी पहला हमारा हेडलाइन ही है, अभी आपको नोट्स दिख रहे हैं क्या क्लियर? हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू फार्म मैकेनिज़्म। फार्म मैकेनिज़्म का इंट्रोडक्शन होता क्या है? तो देखो, most grain and seeds crops are now harvested with the combine harvester and thresher commonly known as combines मतलब बहुत सारे अभी जो भी ग्रेन्स है क्रॉप्स है सीड क्रॉप्स है इसको हम क्या कर रहे हैं अभी हार्वेस्ट कर रहे हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्वेस्टर और थ्रेशर मतलब हार्वेस्टर और थ्रेशर के कॉम्बिनेशन से हम उसको निकाल रहे थे इसको बोलते हैं कंबाइंस उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं कंबाइंस टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी मशीन आ रही है अभी कि वही वही हार्वेस्टिंग करेंगी वही थ्रेशिंग करेंगी जैसे हमारे वो बड़े-बड़े जो ग्रीन कलर के अभी आ रहे हैं सोयाबीन निकालने के लिए वगैरह हम यूज़ करते हैं उसको बड़े-बड़े वो क्रशर्स होते हैं, वो क्या करते हैं खुद कटाई भी करते हैं और एट अ टाइम वो उसको सीड्स एट अ टाइम उसको निकालते भी है ना? तो वो उसको बोलते हैं कंबाइंड टेक्नोलॉजी। Except for difference in the feeding arrangement and the addition of the straw stackers, stationary threshers employ the same principles and include the same basic component as combine. Combine के जैसे ये जो थ्रेशर मशीन्स होती है ये सब सेम प्रिंसिपल को यूज करते हैं although the greatest application of combine in a harvesting the small grains corn and soybeans these machines are also used for wide variety of small acreage or specialist crops all thus although the most of the emphasis in the following discussion will be placed upon the grain harvesting occasionally consideration will be given to the other seeds crop मतलब सबसे ज्यादा जो होता है वो कॉर्न्स को होता है मतलब कॉर्न्स पता है आपको ठीक है कॉर्न्स सोयाबीन्स इनके लिए हम सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं मतलब मक्का, सोयाबीन इसके लिए हम क्यों कह रहे हैं मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे हैं बट अभी उसके अलावा अदर सीड्स के लिए भी हम इसका यूटिलाइज़ेशन करेंगे, कंबाइंड टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज़ करेंगे। प्रेज़ेंट स्टेटस ऑफ द फार्म मैकेनिज़्म अभी प्रेज़ेंटली क्या स्टेटस है फार्म मैकेनिज़्म का इंडिया में, वो हम देखेंगे। द प्रेज़ेंट स्टेटस ऑफ फार्म मैकेनिज़्म इन इंडिया कैन बी व्यू अंडर द फॉलोइंग जनरल कैटेगरीज़ उसको हम कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। इम्प्रूव मैनुअल टूल्स जो मैनुअल टूल है उसको हमने क्या किया इम्प्रूव किया तो ये पहला व्हाट आर द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द फार्म मैकेनिज्म इन इंडिया वो हम देख रहे हैं सबसे पहले क्या है जब जो मैनुअल टूल है उसको भी हमने क्या किया इम्प्रूव किया इम्प्रूव द एनिमल ड्रॉन इम्प्लीमेंट्स जिसमें हम एनिमल्स का यूटिलाइज कर रहे हैं उसके ड्रॉन्स इम्प्लीमेंट्स को भी हमने इम्प्रूव किया ट्रैक्टर ऑपरेटेड इम्प्लीमेंटेड कस्टम हायरिंग द यूनिट्स ऑफ द फार्म मतलब ट्रैक्टर ऑपरेटेड इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम बढ़े सबसे ज्यादा ट्रैक्टर का यूटिलाइजेशन करने के लिए हम बढ़े तो वो भी एक उसका मतलब
क्या बोलते हैं, स्टेटस है, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर. Other stationary equipment like threshers, irrigation pumps, sprayers, dusters, etc. अपन कुछ अदर जो स्टेशनरी इक्विपमेंट्स को भी यूज करते हैं आपके एरिया में. थ्रेशर मशीन होंगी, पंप्स है, इरिगेशन पंप्स, मतलब जो हम पानी, डीजल पंप लगाते हैं पानी निकालने के लिए, डीजल पंप तो इरिगेशन पंप बोलेंगे. स्प्रेयर लगाते हैं पानी स्प्रे करने के लिए, जैसे अभी इसने तुषार सिंचन बोला वो. डस्टर्स है जो धुआं उड़ाने के लिए हम यूज करते हैं, डस्टर्स. तो ये सब चीजें भी अभी यूटिलाइज हो रही है प्रेजेंट में. The unit power available for crop production is about 0.54 horsepower, whereas desirable level is about 1 horsepower per hectare. जो यूनिट पावर अवेलेबल है वो 0.54 हॉर्स पावर है पर हेक्टर के लिए अभी. बट प्रेजेंटली कितना चाहिए हमको? 1 हॉर्स पावर पर हेक्टर चाहिए फॉर कल्टीवेशन और ऑल दीज थिंग्स. तो ये प्रेजेंट कंडीशन है फार्म मैकेनिज्म की. इम्प्रूव मैनुअल टूल्स में अभी इम्प्रूव क्या हुआ? इम्प्रूव मैनुअल टूल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मिनिमाइजिंग द फिजिकल स्ट्रेन ऑन द वर्कर्स. अभी मैंने बताया इन इम्प्रूव मैनुअल टूल. अभी इम्प्रूव मैनुअल टूल का एग्जांपल मैंने बताया, स्प्रे करने वाली मशीन. पहले क्या करते थे हम लोग, जो स्प्रे मशीन रहती थी हम अपने पीठ पे लगाते थे और अपने बाय मैन्युअली एक हैंड से उसके लीवर को ऊपर नीचे करके सक्शन और डिलीवरी करते थे. अभी हमको ह्यूमन पावर की जरूरत ही नहीं, हमने वहां पे मोटर लगा दी. मोटर के हेल्प से वो क्या हो रहा है, अभी उसको बोलते हैं इम्प्रूव मैनुअल टूल्स. अभी स्प्रेइंग तो हम लोग मैन्युअली कर रहे हैं, जो किसान है वो खुद करके स्प्रे कर रहा है. पर अभी उसको वो खुद हर रो में जाके स्प्रे कर रहा है. बट उसको अभी अपना, उसको जो लोड आ रहा था, मतलब वो लीवर को ऊपर नीचे करने का जो लोड आ रहा था वो अभी कम हो गया. उसके उसका वर्क कौन कर रहा है? मशीन कर रहा है. इसको बोलते हैं इम्प्रूव मैनुअल टूल. जिसकी वजह से फिजिकल स्ट्रेन ऑन द वर्कर, फिजिकल स्ट्रेन मतलब जो लोड आ रहा था वर्कर में वो कम हो रहा है, वो ज्यादा काम कर पा रहा है. टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ वर्कर पर यूनिट टाइम, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अगर पहले एक फवारनी करने के लिए, 1 एकड़ फवारनी करने के लिए अगर 2 दिन लग रहे होंगे, तो अभी वो 1 एकड़ फवारनी करने के लिए हमको अभी कितना दिन लगेगा? सिर्फ 1 दिन लगेगा. ठीक है. तो इतना हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, टाइम में भी टाइम सेविंग कर रहे हैं. किसकी वजह से? इंप्रूव मैनुअल टूल में इंप्रूवमेंट होने की वजह से. दिस कैटेगरी इंक्लूड साइकिल्स, खुरपी, प्रूनिंग, न्यू, व्हील हैंड हॉग, लॉन्ग हैंडल हॉल्स. ये देखो ये सब इक्विपमेंट के नाम है, टेक्निकल नाम से. ध्यान में रखना. मैन्युअली ऑपरेटेड सीड ड्रिल्स, मिनी सच आइटम्स, न्यूज है, व्हील हैंड हॉर्स, लॉन्ग हैंडल हॉर्स, ये सब उसके पंप्स के नाम है. द मैनुअल टूल वेरी इन देयर साइज एंड डिजाइन टू सम एक्सटेंड अकॉर्डिंग टू द लोकल कंडीशन. लोकल कंडीशन के हिसाब से जो मैनुअल टूल है हमने उसको, उसका साइज और डिजाइन को चेंज किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द लोकल कंडीशन. एनिमल ड्रॉन इम्प्रूव इम्प्लीमेंट्स. एनिमल का क्या अभी है देखो. मोर देन 80% फार्मर डिपेंड्स अपॉन एनिमल ड्रॉन इम्प्लीमेंट्स. मतलब मैक्सिमम 80% जो फार्मर है वो एनिमल्स पे डिपेंड है, मतलब हमारे जो बैल है उनके ऊपर डिपेंड है. इम्प्रूव इम्प्लीमेंट इंक्रीज द आउटपुट एंड क्वालिटी ऑफ द वर्क. और अगर हम उसकी जगह इम्प्रूव इम्प्लीमेंट लगाएंगे, मशीनरीज लगाएंगे, तो हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क भी इम्प्रूव होगा. द includes improvement steel plug, cultivators or seed drills, seed cum fertilizer drills, multi-purpose toolbar, becker, peddler, levelers, improve carts, scraper and many other implementation. ये उसमें ये मशीनरीज हम उसमें यूज करेंगे. At present, a large number of animal drawn implements are manufactured by local farms. Local farms क्या करते हैं? large number of animal पे ही depend कर रहे हैं. अभी उसके बाद ट्रैक्टर और मशीन इम्प्लीमेंट्स. अभी ट्रैक्टर और मशीन का क्या इम्प्लीमेंट, किस तरह से हम यूटिलाइज कर रहे हैं. ट्रैक्टर इज एन इम्पोर्टेंट मशीन यूज फ्रॉम फार्म मैकेनिज्म. फार्म के मैकेनिज्म में सबसे ज्यादा यूज होने वाला अभी जो कोई इंपॉर्टेंट मशीन है तो वो ट्रैक्टर है. अबाउट 10% एरिया ऑफ द कंट्री आर कवर्ड बाय ट्रैक्टर ऑपरेटेड इम्प्लीमेंटेंट्स. मतलब अभी पूरे कंट्री के 10% एरिया, पूरे कंट्री में जो भी फार्मिंग होती होंगी उसका 10% एरिया अभी टोटली ट्रैक्टर पे है. ठीक है. Tractor population has increased from 9,000 to about 1.4 million during the last 40 years. ये लास्ट 40 ईयर में 9,000 से लेकर 1,04,000 तक मिलियन, इतना हमने ट्रैक्टर को पॉपुलेशन बढ़ाई थी. अभी 1,04,000 से ज्यादा पॉपुलेशन हमारे पास है 40 ईयर्स में लास्ट. द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनियस ट्रैक्टर स्टार्टेड इन इंडिया इन 1961. इंडिया में जो ट्रैक्टर्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ कब? 1961. ध्यान में रखना.
एमएस ईचर लिमिटेड इज द फर्स्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर इन इंडिया। ये जो ईचर कंपनी है, इसने सबसे पहले ट्रैक्टर को मैन्युफैक्चर स्टार्ट किया इंडिया में, वो भी 1961 में। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि विच इज द फर्स्ट, इन विच ईयर फर्स्ट ट्रैक्टर कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। 1961 कौन सी कंपनी थी? ईचर लिमिटेड। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ईचर लिमिटेड और 1961 में सबसे पहला ट्रैक्टर इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड हुआ। क्या बोला? अरे आयसर हम लोग, आयसर हम लोग बोलते हैं बेसिकली उसका तो जो ब्रिटिश में अगर आप डालोगे तो एचआर ही बोलते हैं उसको, आयसर हम लोग बोलते हैं। ठीक है। हाँ। अभी हम लोग, तुम लोग पेट्रोल को क्या बोलते हैं? पेट्रोल बोलते हैं। और उसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली पेट्रोल है। ठीक है। अगर तुमको अगर इसमें डाउट होगा तो तुम्हारे पास वो जो है ना, क्या बोलते हैं, गूगल असिस्टेंट या फिर जिसमें वॉइस कंट्रोल, वहां पे डालो पेट्रोल, तो क्या क्या वो देगा देखो। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट बेटा। हम लोग इंडियन लैंग्वेज अलग पढ़ते हैं, नहीं तो आप ब्रिटिश लैंग्वेज की इंग्लिश और हमारी इंग्लिश की डिफरेंट नहीं है, बट उनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। ध्यान में रखना। सो टू, हाँ, तो उसमें अभी सब ये सब पॉइंट्स है। टू स्टार्ट द टेस्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग द सेंटर्स ऑफ द फार्म पावर्स, मशीनरीज एंड रीजनल बेसिस, टू establish the adequate centers for repair and space bars of machines। मतलब ये सब ट्रैक्टर की यूटिलाइजेशन हम डाल रहे हैं। टू रेनफोर्स द ट्रैक्टर टेस्टिंग स्टेशन, हमने क्या किया, ट्रैक्टर टेस्टिंग स्टेशन को बढ़ाया है ऑन द लाइंस ऑफ द इंटरनेशनल टेस्टिंग स्टेशन पे, जिससे और जो ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजीज है उसमें भी अभी और इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अभी देखोगे आप लोग, प्रेजेंटली मतलब पास में ट्रैक्टर का साइज एक ही कॉमन साइज होता था, मतलब बिफोर द 5 या 6 ईयर्स, बट अभी ट्रैक्टर का साइज कम ज्यादा भी हो रहा है। आपने देखा छोटे भी ट्रैक्टर्स आए हैं, कमर्शियल लेवल पे ट्रैक्टर्स यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग। तो ये सब चीजें हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट किया है। पास्ट हार्वेस्टेड टेक्नोलॉजी रिजर्व द स्पेशल अटेंशन। जो पास्ट हार्वेस्टेड टेक्नोलॉजी थी उसको हमने स्पेशल अटेंशन देना स्टार्ट किया। कस्टम हायरिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू बी इनकरेज इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में हमने इसको इंकरेज, मतलब कस्टम हायरिंग सिस्टम को यूटिलाइज करने के लिए इनकरेज किया, मतलब उनको बढ़ावा देने की कोशिश की कि आप इसका यूटिलाइजेशन करो, ये टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करो। तो ये अब अभी आपको कृषि, मतलब क्या बोलते हैं, शेतकी शाळा वाले जो होते हैं, एग्रीकल्चर स्कूल वाले आते हैं, सर्वे करते हैं। आप उनको पूछ सकते हो कि हमारी लैंड का सर्वे करके दो। वो आपकी जो जमीन है उसका सर्वे करती है, इसमें कितना पानी है, कौन से पिक के लिए, कौन से क्रॉप के लिए सुटेबल है नहीं है, ये सब चीजें अभी आपको बताई जाती है। ये सबके लिए अभी अवेलेबिलिटी है। फिर उसके बाद है फीचर ट्रेंड फॉर फार्म मशीनरी एंड इम्प्लीमेंट्स। फ्यूचर में क्या ट्रेंड्स आ रही है फार्म मशीनरी और क्या इम्प्लीमेंट्स होने वाले हैं। तो यहाँ तक आज कवर कर लेते हैं, फिर कल बाकी आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। फार्मिंग इक्विपमेंट जो है वो आगे के मतलब क्या क्या आते हैं वो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले ये इतना कवर कर लेते हैं आज, फ्यूचर ट्रेंड ऑफ फार्म मशीनरी एंड इम्प्लीमेंट्स। The history indicates that the process of mechanism is a dynamic with no ultimate goal in a sights। मतलब हिस्ट्री ये बता रहा है कि जो मैकेनिज्म है वो डायनामिक है। डायनामिक का मीनिंग होता है इंप्रूवमेंट करने वाला, बढ़ने वाला, चेंज होने वाला। ईच मैन्युफैक्चरर मस्ट कंटिन्यूअसली इंप्रूव हिज प्रोडक्ट। हर मैन्युफैक्चरर, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को इंप्रूवमेंट करने की देख रहा है। जैसे ट्रैक्टर वाला है, महिंद्रा वाला है, महिंद्रा से अच्छा जॉन डीरे वाला देगा, ईचर वाला देगा। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करने के लिए देख रहा है। सेफ्टी, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फॉर द ऑपरेटर विल कंटिन्यू द ग्रेटर डील ऑफ द अटेंशन। हर हर इसमें अभी ट्रैक्टर, पहले के ट्रैक्टर बहुत नॉइजी थे, अभी के ट्रैक्टर कम नॉइजी है। हर चीज उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है। सेफ्टी वो बढ़ रहा है, कंफर्ट बढ़ रहा है, कन्वीनियंस बढ़ रहा है। हर हर इसमें सब लोग इंप्रूवमेंट के पीछे लगा हुआ है। कॉन्सेंट्रेटेड ऑटोमेटिक कंट्रोल फॉर कॉम्प्लेक्स मशीन बिकम इंक्रीजली इम्पोर्टेंट। मतलब हमारा जो ऑटोमेटिक कंट्रोल्स हो रहे हैं जिसमें मैन की गरज नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बटन दबाओ मशीन काम कर रही है। इस तरह के चेंजेस हम मशीन में ला रहे हैं। as longer and larger tractor are introduced, tillage tool must be designed for the higher seats to efficiently utilize। मतलब ट्रैक्टर्स के भी साइज बढ़ा रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। Mechanical harvest of fruits and vegetables are difficult because of varied characteristics of the different plant, fruits and vegetables के लिए भी नए नए mechanisms हम ला रहे हैं। The economic adoption of the certain types of machines to small farmers is a problem
that needs more attention before our agriculture can become completely mechanized. छोटे फार्मर को कंप्लीटली मैकेनाइज करने के लिए हमको छोटे फार्मर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि छोटे फार्मर्स के लिए ये अफोर्डेबल नहीं है, तो वो यूटिलाइज़ नहीं करते एट प्रेज़ेंट, जिसके पास 2 या 3 एकड़ या 4 एकड़ खेत है, उसको ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रैक्टर है ना उसको पुराएगा ही नहीं। वो किधर से भी लेके वो यूज़ कर लेगा, तो उनके ऊपर भी फोकस करना ज़रूरी है, उनको भी इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। मतलब ये किसमें पढ़ा हमने ये टॉपिक हमारा कवर हुआ है इंट्रोडक्शन द फार्म मैकेनिज्म के, क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या इम्प्रूव टूल्स है, ठीक है? अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है फार्मिंग इक्विपमेंट्स, अभी इक्विपमेंट्स के टाइप्स, ट्रैक्टर्स के कितने टाइप्स है ना? जनरल पर्पस ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो सब अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो अभी डायग्राम वायग्राम दिख रही है आपको ट्रैक्टर्स की, दिख रही है क्या कंपोनेंट्स ऑफ ट्रैक्टर की डायग्राम? हाँ, तो ये सब चीज़ें अभी इसमें क्या-क्या कंपोनेंट्स लगे, कौन से कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें इसमें आपको दिखेगी। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है? मतलब नेक्स्ट वीक में ही अब हमारा लेक्चर है, मतलब नेक्स्ट मंडे हम इसको कवर करेंगे, ठीक है? हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा आगे है, हमारा 5th यूनिट इज़ द लास्ट यूनिट, ठीक है? हमारे को 5 यूनिट है और अभी जो मैं ये जो नोट्स देख रहे हैं, ये सभी नोट्स मैं अपने यही ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, वहाँ से नोट्स को डाउनलोड करो, डाउनलोड करने ठीक है? ठीक है? हाँ, बाकी सब लोग अच्छे से पढ़ा रहे हैं। कोई सब्जेक्ट है जिसमें नहीं हुआ हो, पीछे हैं आप लोग? आप मुझे बता सकते हैं? आपका मैं एज़ पॉलिटेक्निक कोऑर्डिनेटर मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। मतलब आपके मोडगरे सर की जगह में मेरा मैं हूँ, ठीक है? अभी मैं आपका पॉलिटेक्निक हैंडल करता हूँ। तो अगर आपको किसी भी लेक्चर का नहीं समझता है, कुछ भी है तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। मेरे को व्हाट्सएप कर देना कि सर इस ये सर का पीछे है, ये नहीं समझ रहा है, वो नहीं समझ रहा है। तो आप बोल सकते हो, ठीक है? और इस सैटरडे को हम लोग एक फंक्शन रखने वाले हैं। फंक्शन मतलब फंक्शन ही बोलेंगे, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपके लिए, ठीक है? इस सैटरडे को, तो सब लोग जॉइन करना, अपने दोस्तों को भी बताना कि जॉइन करना है। ईडीपी पे एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? कैसे आप अपना बिज़नेस किस तरह से डाल सकते हो। इसके ऊपर एक ट्रेनर है जो आपको बताएगा कि क्या-क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है और क्या आप उसका फ़ायदा ले सकते हो फ्यूचर में। तो आप सब लोग जॉइन करना है, ठीक है? ओके, चलो थैंक यू।